साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैविक खेती व टिकाऊ खेती से संबंधित नई नई वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका बदलाव के प्लेटफॉर्म पर। यह कदम है टिकाऊ खेती की ओर। साथियों, आज हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हम जानेंगे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू हुई, ये है क्या चीज़, और अगर हमें ऑनलाइन डाउनलोड करना है अपना स्वास्थ्य कार्ड तो किस तरीके से कर सकते हैं, और मिट्टी का नमूना कैसे लेना है, और सबसे ज़रूरी बात ये कि हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड को पढ़ेंगे कैसे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड है क्या। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक आप खेती का डॉक्टर है, यानी कि जिस तरीके से आप कोई भी बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको चेकअप करने के बाद में बता पाता है कि वो आपकी बीमारी क्या है, आपकी शरीर की कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से फिर वो ट्रीटमेंट देता है। ऐसे ही ज़मीन के विषय में है, यानी कि जब हम अपनी ज़मीन का छोटा सा हिस्सा, मृदा का छोटा सा हिस्सा लैब में ले जाते हैं तो लैब में जो डॉक्टर्स हैं वो उसका चेकअप करते हैं और बताते हैं कि आपकी ज़मीन की प्रेजेंट में कंडीशन क्या है और अगली आने वाली फसल के लिए हमें कौन से ऐसे तत्व हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी और वो कितनी मात्रा में डालने हैं। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो आपकी ज़मीन का डॉक्टर है। वो ये बताता है कि आपकी ज़मीन की कंडीशन की वर्तमान स्थिति क्या है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अगर हम बारे में बात करें तो यह है 19 फरवरी सन 2015 को शुरू हुई श्री गंगानगर, राजस्थान के श्री गंगानगर जनपद के सूरतगढ़ शहर में। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वही भारतवर्ष के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना। इसका जो थीम थी वो स्वस्थ धरा खेत हरा, यह उसकी थीम थी। अगर पूरे आंकड़ों का बात करें तो 22.43 करोड़ जो है कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। गवर्नमेंट की सारी जो सिस्टम है, डिप्टी डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर और बाकी जो नीचे के कर्मचारी हैं वो सब इस योजना में लगे हुए थे, जो कि किसी ना किसी तरीके से किसान के खेत पर जाकर के ग्रिड सिस्टम से नमूना लेना और उसको फिर लैब तक पहुंचाना, कार्ड को वहां से बनवा करके फिर किसान के पास तक लेके जाना। लेकिन जहां तक मैंने किसानों से बात की हैं तो उनको वो कुछ ही किसान जो है इस चीज़ को समझ पाए हैं। बाकी बहुत सारे किसान के कार्ड जो है वो जैसे ही उनको मिलता है वो सीधा उठा करके अपनी अलमीरा में रख देते हैं। साथियों, यदि मैं मृदा की बात करूं तो जैसे मैंने पहले बहुत सारी वीडियो में बताया है कि ज़मीन की कंडीशन बहुत दयनीय है आज की स्थिति में। जो मैंने कार्ड्स देखे हैं उनमें जो मैं देखता हूं कि ज़मीन का जीवांश कार्बन, मिट्टी का पीएच पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। मृदा के अंदर जो रहने वाले मित्र जीव हैं उनकी जो संख्या है काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। केंचुआ जो है हमारी ज़मीन में नहीं है। और जो जीवांश कार्बन की मात्रा की हम बात करते हैं, ज़मीन में जीवांश कार्बन 0.8 या 1% से ऊपर होना चाहिए, जो घट करके आधे से भी कम रह गया है। तो ये बहुत दयनीय स्थिति है। आज हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो जिसमें यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और पंजाब है, तो ये सारे जो स्टेट हैं इनकी जो ज़मीन की कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जीवांश कार्बन को बढ़ाने की जो बात है वो आज वैज्ञानिक वर्ग या जैविक खेती करने वाले जो लोग हैं वो सब इस ओर किसान को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कुछ समझदार किसान जो है वो इस ओर आ भी रहे हैं। उन्होंने जैविक खेती शुरू कर दी है। जीवामृत, वेस्ट डिकम्पोजर, पूसा के जो कैप्सूल हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। अमृत पानी है, मटका खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, बहुत सारे अनेक प्रकार के कंपोस्ट बनाते हैं, तरल खाद बनाते हैं। देसी गाय के गोबर से जो तैयार होते हैं बहुत सारे जो खाद हैं, तरल खाद हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि जो बाकी किसान हैं जो आज रासायनिक खेती कर रहे हैं उनको भी इस ओर आना चाहिए और उनको भी रासायनिक खेती के साथ साथ अपनी ज़मीन को सुधारने संवारने के लिए हरी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह के तरल खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। जीवामृत, घन जीवामृत का इस्तेमाल करना चाहिए। वेस्ट डिकम्पोजर है, ये ही आपकी ज़मीन की समृद्धता को वापस लाएंगे, ज़मीन में रहने वाले मित्र जीवों को बढ़ाएंगे, पीएच को जो पीएच डिसबैलेंस हो चुका है उसको बैलेंस करने में मदद करेंगे। तो साथियों, इस ओर आपको सोचना चाहिए। साथियों, आइए जानते हैं कि नमूना कैसे लेना होता है। नमूना लेने के लिए
एक तो खेत हमारा खाली होना चाहिए। यदि खेत खाली नहीं है तो खड़ी फसल में से नमूना लेने के लिए आखिरी बार जब आपने खाद डाला हो तो उसके बाद 2 महीने का समय बीत चुका हो, तब आप खड़ी खेत में से नमूना ले सकते हैं। नमूना किन फसलों के लिए कितनी गहराई पर लेना चाहिए? जब आप मैदानी फसलों की बात करते हैं, गेहूँ, गन्ना, धान, तो इन खेतों का नमूना लेने के लिए हमको 6 से 8 इंच की गहराई से नमूना लेना होता है। यदि हम फल वाले पौधों की बात करते हैं तो जो भी फल आप लगा रहे हैं उसकी जड़ कहाँ तक जाएंगी, कितनी गहराई तक जाएंगी, अमूमन ये जो है 2 से 3 फीट का होता है। बाकी पहाड़ों में दूसरे तरीके से लिया जाता है। तो ऐसे करके आप इन ज़मीनों का नमूना ले सकते हैं। नमूना लेने के लिए हमारे पास टूल्स क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो अगर आप एक वैज्ञानिक साइंटिफिक टूल है ये ले सकते हैं, या कोई लोहे का पाइप ले सकते हैं। उस पर आप जितने गहराई का लेना है उतनी गहराई पे निशान लगा देंगे। अगर मैदानी फसलों के लिए लेना है तो 6 से 8 इंच पर, और यदि फल वाले पौधों के लिए लेना है तो फुल लंबा पाइप आपको लेना पड़ेगा। और यदि ये भी नहीं है तो सिंपल से आप खुरपा ले सकते हैं या फावड़ा ले सकते हैं। तो अगर पाइप है तो पाइप को निशान बना करके उसमें बोर करके ले सकते हैं उसमें से मिट्टी, और यदि फावड़ा या खुरपा है तो उसको वी शेप के आकार में गड्ढा खोदिए और उसके बराबर में जो लेयर है वहाँ से आप नमूना ले सकते हैं। ये नमूना करीबन पूरे खेत में से, जिस खेत का नमूना लेना होता है 8 से 10 जगह से हमको लेना होता है, वो जहाँ से हमें नमूना लेना है वहाँ वो गहराई में ना हो, ऊंचाई में ना हो, मैंड के पास ना हो, पेड़ के नीचे ना हो। इन सब बातों का ध्यान रखें। वो ऐसी जगह हों जहाँ पूरे खेत को रिप्रेजेंट करती हो, तो वहाँ से नमूना हमको लेना है। 8 से 10 जगह से नमूना इकट्ठा करके एक कपड़े की थैली पर या किसी भी बोरे पर आप इसको रख लीजिए। उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। अगर मोटा है तो कूट लीजिए। खेत में नमी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो कूट करके उसे बारीक कर लीजिए और उसमें ब्लॉक्स में बांट लीजिए। आमने सामने के ब्लॉक्स को हटाते जाइए और फिर मिलाइए, फिर ब्लॉक्स को हटाइए, फिर मिलाइए। ऐसे करके जब 250 से 300 ग्राम मिट्टी रह जाए तब तक यही कार्य दोहराना है आपको। जब उतना नमूना आपके पास आ जाए तब आप उसको इकट्ठा कीजिए और बारीक करके आप किसी कपड़े की थैली में या पॉलीथीन में उसको डाल दीजिए। उस पर एक कोई हार्ड पेपर पर सूचनाएं कुछ अंकित होती हैं, जैसे नाम, पिता का नाम, तहसील, गांव, ब्लॉक, ज़िला, ये सब अंकित हो जाएंगी। सिंचित है आपकी ज़मीन, असिंचित है, खेत की पहचान क्या है, खसरा नंबर, खाता नंबर, ये सब उसमें आप डालेंगे। और साथ में जो है आजकल जीपीएस भी ज़रूरी है, तो आप जीपीएस ऑनलाइन मोबाइल में भी ऐप होती है, उसे आप ऑन कीजिए और वहाँ से लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपका आ जाएगा, वो भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसे करके आप इसको नमूने को इकट्ठा कीजिए और लैब में पहुँचा दीजिए, तो हम ऐसे नमूना ले सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं कि किस तरीके से सॉयल हेल्थ कार्ड डाउनलोड करेंगे और कैसे उसको पढ़ेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर डाउनलोड सॉयल हेल्थ कार्ड, और ये सर्च में ये ऑप्शन आए हैं काफ़ी सारे, तो हमने इसको क्लिक किया और ये देख रहे हैं आप प्रिंट योर सॉयल हेल्थ कार्ड। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टेट, पूरे भारत के जो स्टेट हैं वो सब इसमें शो करेगा। आपको जिस भी स्टेट को सेलेक्ट करना है वो आप कर लीजिए। यहाँ से ज़िला ले लीजिए कोई भी, और ज़िला सेलेक्ट करने के बाद फिर सब डिस्ट्रिक्ट या मंडल जो भी है, ग्राम पंचायत ये ले सकते हैं, और उसके बाद फिर विलेज। किसान का नाम यदि आपको याद है तो आप डाल दीजिए, और यदि नहीं है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, ये पूरा सैंपल नंबर, विलेज, किसान का नाम, ज़िला क्या है, मंडल क्या है, ब्लॉक क्या है, विलेज क्या है, ये सब जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब सॉयल हेल्थ कार्ड ये प्रिंट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिए तो ये देखिए यहाँ पर सॉयल हेल्थ कार्ड प्रिंट हो जाएगा, मीन्स डिस्प्ले होगा। ये देखिए ये सॉयल हेल्थ कार्ड डिस्प्ले हो गया। तो मैं जल्दी से इसका रिव्यू करता हूँ। इसमें आप देखिए कि ये कार्ड नंबर दिया हुआ है, फार्मर्स का नेम दिया हुआ है, फादर नेम है, और ये और ज़्यादा और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। डेट ऑफ सैंपल कलेक्शन, कब इस सैंपल को लिया गया था, सर्वे नंबर क्या है, खसरा और फार्म का साइज़ क्या है, और ज़मीन आपकी कैसी है,
और ये जियो पोजिशनिंग भी है, जिसमें लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में दिया गया है। ये आपका सॉइल टेस्टिंग लैब रिपोर्ट है, जिसमें पैरामीटर्स, टेस्ट वैल्यू कितना निकल के आया, यूनिट क्या है, और वो उसका रेटिंग या रिमार्क्स कह सकते हैं इसको, कि वो क्या है उस पर। ये इस टेस्ट रिपोर्ट के आधार पे सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिकमेंडेशंस हैं, सल्फ़र, जिंक और आयरन की। और ये जो है फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन है, जो कि 2 आधार पर है, कॉम्बिनेशन है 2 तरह के, इन पे बाद में चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और बात करते हैं कि जो टेस्ट रिपोर्ट है, क्योंकि जो मेन पार्ट है इस वीडियो का वो यही है कि हमें इस कार्ड को कैसे पढ़ना है। तो ये देखिए, ये आपके सामने आ गई सॉइल टेस्टिंग की लैब रिपोर्ट, और इसको हम अच्छे से बारीकी से गहन अध्ययन करते हैं कि ये है क्या चीज़। तो देखिए, ये 12 पैरामीटर्स हैं जिस पे अब भारत सरकार जो है मिट्टी की जांच करती है। इसमें पहला है पीएच। पीएच क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस, जिससे पता चलता है कि हमारी मिट्टी की कंडीशन क्या है। तो ये जो पीएच है, इसके आधार पर मिट्टी को 4 प्रकार में बांटा जाता है। पहला होता है अम्लीय मिट्टी, दूसरी है क्षारीय मिट्टी, तीसरा है लवणीय मिट्टी, और चौथी है लवणीय और क्षारीय दोनों मिट्टी, उसी में कॉम्बिनेशन होता है। तो जो अब देखिए टेस्ट वैल्यू जो है 8.47 है, यानी कि जो गवर्नमेंट के आधार पे माना जाता है 6.5 से 8.5 पीएच जो है बेस्ट होता है। लेकिन जो सही है, क्योंकि उदासीन जो पीएच होता है वो 7 होता है, तो 6.5 से लेके 7.5 तक सबसे बेस्ट होता है। दूसरा जो है ईसी है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता कह सकते हैं इसको। ये जो है 0.16 है, ये 1 से कम होनी चाहिए। 1 से ज़्यादा होने पर ये बीज अंकुरण में दिक्कत आने लगती है। 2 से 3 यदि है तो लवण की जो क्रियाशील है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसमें फसल की वृद्धि नहीं हो पाती है। और 3 से अधिक होने पर फसल पैदा ही नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ये जो है ये 0.16 मिलीमोल्स पर सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये यहाँ पर ये नॉर्मल है। इसके बाद है ऑर्गेनिक कार्बन, जीवांश कार्बन। जीवांश कार्बन 0.37% है, ये 0.8 से लेकर के 1% तक होना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो जीवांश कार्बन है, मतलब जो मिट्टी का कंपोजिशन है उसमें हवा, पानी, मिनरल्स और जीवांश कार्बन होता है। और यदि इनके पार्टीशन की बात करें तो 25% हवा, 25% पानी और 45% मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, और 5% तक ये जीवांश कार्बन हो सकता है। आप पहाड़ों की मिट्टी को देखेंगे या जहाँ सड़क के किनारे वाली जो मिट्टी है उसे आप देखेंगे तो वहाँ पर जीवांश कार्बन ज़्यादा होता है, जहाँ हमने छेड़छाड़ नहीं की है। दूसरा, आज जैविक खेती, वैज्ञानिक और जितने भी विद्वान लोग हैं जो तरह तरह की खेती के बारे में बात करते हैं, वो उनका सारा फोकस जीवांश कार्बन पर ही है। जीवांश कार्बन जो है मृदा में रहने वाले जो मित्र जीव हैं उनको संरक्षित रखने का एक माध्यम है। यदि जीवांश कार्बन आपकी ज़मीन का ठीक है तो उसमें केंचुआ भी भरपूर मात्रा में होंगे, मित्र जीव, एक्टिनोमाइसिटीज, प्रोटोजोआ, मित्र फफूंद, मित्र जीवाणु, ये सब अच्छी मात्रा में होंगे, जो कि ये खेती के रसोइया कहलाते हैं। यानी कि जो खुराक, जो तत्व ज़मीन में पड़े हुए हैं उनको उपलब्ध कराने का काम या बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो सॉइल के अंदर होती है, वो सब जीवांश कार्बन में रहने वाले जो मित्र जीव हैं वही करते हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए किसान को करना क्या चाहिए? हरी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए, फसल को हेर फेर करके बोना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए, और जितनी भी बायो की चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक इनपुट्स हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे जीवामृत है, घन जीवामृत है, वेस्ट डिकम्पोजर है, पूसा वाले कैप्सूल हैं, इसके अलावा मटका खाद है, तरल खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, नीम की केक है, जितनी भी खलियाँ आती हैं ये सब हैं। तो ये सब क्या है? ये सब ज़मीन में देने से जीवांश कार्बन बढ़ता है, जिससे कि ज़मीन की जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से चलती हैं। तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ये धीरे धीरे रिवाइव होगा, क्योंकि हमने इसका दोहन बहुत ज़्यादा किया है। हमने अपनी ज़मीन से लिया है, दिया नहीं है उसको। इसके बाद अगला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसमें है 83.70 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ये आपका 240 से
480 किलोग्राम पर हेक्टेयर होना चाहिए, ये काफ़ी कम है। फास्फोरस 4.14 है, ये भी काफ़ी कम है, ये 10 से 40 किलो पर हेक्टेयर होना चाहिए। पोटास 82.12 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, ये भी काफ़ी लो है, ये लगभग 250, 300, 350 तक हो सकता है। तो जो नॉर्मल है कंडीशन में, वैसे जितना भी यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और जो भी मैदानी क्षेत्र है, इनमें पोटास की कमी नहीं है। ये मैंने देखा है कि कुछ ज़मीनों में कभी कभी इतनी कमी आती है, नहीं तो 200, 250, 300, 350 तक रहती है। तो ये यहाँ पर कम है। सल्फ़र जो है वो 10 से 15 ppm होना चाहिए, ये कम है, काफ़ी कम है, 2.23 है। जिंक जो है 0.56 है, यहाँ पर जिंक 0.6 से लेके 1.2 ppm होना चाहिए। बोरोन जो है वो 0.2 से लेके 0.5 होना चाहिए, और बोरोन यहाँ पर है 2.89, तो ये काफ़ी है, ये बल्कि ज़्यादा है थोड़ा सा। और आयरन जो है वो 4 से लेके 8 ppm तक होना चाहिए, आयरन भी कम है, 1.26 ppm है, जो डेफिशिएंट है, कम है। और इसके अलावा मैग्नीज़ जो है आपका, ये 2 से 4 ppm होना चाहिए, तो ये काफ़ी है, सफिशिएंट है, 4.41 ppm है। कॉपर जो होना चाहिए वो कॉपर 0.2 से लेके 0.4 होना चाहिए, तो ये 0.46 है, तो ये ppm ये सफिशिएंट है, काफ़ी बड़ी मात्रा में है इसमें जो है। तो ये 12 पैरामीटर्स पे गवर्नमेंट जो है मिट्टी की जांच करती है। तो आपने देखा कि ये जो पैरामीटर्स हैं, जितना होना चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए हमको जैविक गतिविधियां अपनानी पड़ेंगी। पीएच और न्यूट्रिएंट्स को लेकर के इन पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि इस टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर हमने मतलब जो वैज्ञानिक लोगों ने जांच किया है इसका, उसमें क्या क्या चीज़ रिकमेंड की गई हैं। जैसे ये सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ये इसमें रिकमेंड करने के लिए बोला गया है। सल्फ़र जो है हमारा कितना होना चाहिए, 20 से 40 किलो पर हेक्टेयर ये डलना चाहिए, ये हम जिप्सम से दे सकते हैं, यानी कि 140 से 280 किलोग्राम पर हेक्टेयर। जिंक जो है 15 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और यदि स्प्रे करना है तो आधा % जिंक सल्फेट और 0.25% लाइन। चूना इसलिए मिलाते हैं जिससे कि इसका जो ये न्यूट्रलाइज हो जाए, उदासीन हो जाए, क्योंकि ये कभी कभी बर्निंग ला देता है अगर हम डायरेक्ट स्प्रे करेंगे। आयरन फेरस के रूप में दे सकते हैं 25 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और यदि स्प्रे करना है तो 1% यानी 1 किलो 100 लीटर पानी में, और आधा किलो चूना। इसको भी इसीलिए करते हैं जिससे कि ये उदासीन हो जाए। तो ये फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशंस हैं, 2 आधार पर हैं, गेहूँ के लिए, धान के लिए, आलू के लिए और गन्ने के लिए। तो ये रेफरेंस यील्ड है, और ये इतना ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी डाल सकते हैं आप। तो ये फर्टिलाइज़र कॉम्बिनेशन एक तो यूरिया सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास के साथ है, और दूसरी डीएपी के साथ है, डीएपी यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटास। तो यूरिया यदि गेहूँ हमको लेना है तो यूरिया इतना डालना पड़ेगा 326, एसएसपी 313 और एमओपी 50। यदि डीएपी का कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें डीएपी 114 किलो, यूरिया 287 किलो पर हेक्टेयर, एमओपी 50 किलो। तो ऐसे करके आप ये देखते हैं कि पैडी, पोटैटो और ये सब रिकमेंडेशंस दी हुई हैं। तो हमने ये सॉयल हेल्थ कार्ड जो है आपको पढ़ना बताया, और इसको कैसे पढ़ेंगे ये सब इसमें आज इस वीडियो में जानकारी दी। साथियों, वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी यदि कोई सवाल है, आपका कोई मन में सवाल आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका आपको जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।